और चलिए एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं जागो भारत की बड़ी खबरों के साथ में। बात होगी दंतेवाड़ा से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी शंखनाद किया। पूर्व सीएम पाक साफ तो एफआईआर से डर क्यों रहे हैं? कांग्रेस की नाव में छेद है, देश में 370 से ज्यादा सीटें पीएम को देंगे। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि नेताओं के हाथ में पूरी बागडोर है। और इस वक्त बात अगर की जाए अलग अलग राज्यों की, छत्तीसगढ़ की विशेषता अगर बात की जाती है, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार करप्शन के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच उसी मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री। और उनकी ओर से जब चुनावी शंखनाद किया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा गया कि अगर वो पाक साफ हैं तो फिर एफआईआर से उनको डर क्यों है? कांग्रेस की नाव में ही छेद है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देश में धारा 370 का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि धारा 370 से अब लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़त मिलेगी और देश में 370 से ज़्यादा सीटें प्रधानमंत्री मोदी को जनता देने वाली है। तो देखिए, अलग अलग विषयों का जिक्र हो रहा है। आप लगातार जान रहे हैं कि बीजेपी धारा 370 का जिक्र भी करती है, बीजेपी रोजगार का जिक्र भी करती है और जनधन खातों का जिक्र भी करती है, महिलाओं तक उज्ज्वला योजना के जरिए सिलेंडर पहुंचाने का जिक्र भी करती है, मुफ्त राशन का जिक्र भी करती है। इन तमाम मसलों के साथ में चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी 370 से ज़्यादा सीटें पाने का दम भरती हुई नजर आ रही है। और इसी बात का जिक्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी करते नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि देश में 370 से ज़्यादा सीटें प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाली, और पीएम मोदी ने खुद संसद में इसी बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 370 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 400 के पार एनडीए का खाता होगा। बिल्कुल, दरअसल पूजा, उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हिदायत देते हुए कहा कि यदि वो पाक साफ हैं तो एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? ये डर बता रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की नाव में छेद हो चुका है। कांग्रेसी खुद अपने संगठन से परेशान होकर बीजेपी की सदस्यता लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने डीएमएफ में हुए बड़े घोटाले का भी जिक्र किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। बीते 10 साल से मोदी लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। 2019 की बात करें 303 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दिलवानी है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि 370 से ज्यादा सीटें देकर पीएम मोदी और बीजेपी की सरकार को धन्यवाद हमें देना है, ये उनकी तरफ से कहा गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे झारखंड से, जहां पर सियासी उलटफेर हुआ है। बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में हुए हैं शामिल। हजारीबाग से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पवन खेड़ा ने दिलाई है पार्टी की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पवन खेड़ा पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए, राजेश ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो कल बड़ी संख्या में तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की सदस्यता उनके द्वारा ली गई है और अब जानकारी है पवन खेड़ा की सदस्यता दिला रहे हैं और आने वाले समय में ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ा सियासी उलटफेर झारखंड में देखने को मिला है। बीजेपी विधायक जेपी पटेल जो कि हुए हैं कांग्रेस में शामिल। और इस बीच आपको बता दें अगली खबर झारखंड से। झारखंड कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। रांची से संबोधकांत होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, साथ साथ खूंटी से कालीचरण मुंडा उम्मीदवार के तौर पर उतारे जाएंगे। लोहरदगा से सुखदेव को मिल सकता है टिकट। तो कांग्रेस की सूची के ऊपर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही है। कांग्रेस अपनी अगली सूची जल्द ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकती है। उस बीच सोर्सेस के हवाले से यह पता चला है कि लोहरदगा से सुखदेव को टिकट मिल सकता है। वहीं इसी के साथ में रांची से संबोधकांत को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है। झारखंड कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को तय फिलहाल कर लिया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। तो देखिए, झारखंड कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर आपको साक्षी ने जानकारी दी और झारखंड से जुड़ी हुई एक और खबर जिसका जिक्र अखबारों में किया गया है। पहले आम चुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिली। बीजेपी को 8 में से 1 सीट मिली थी और 2009 की अगर बात करें तो स्थिति अब उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत अब हो चुकी है। साल 2014 और 19 में सामान्य सीटों पर जीत मिली थी। तो झारखंड के पहले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली 1 सीट और बीजेपी को 8 में से 1 सीट उस वक्त मिली थी। 2009 से स्थिति अब ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और 14 और 19 के चुनाव को अगर हम देखते हैं तो सामान्य सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल यहाँ पर जीत मिली। और हमने यहाँ पर देखा है कि इस बार बीजेपी लगातार एक्शन मोड में फिलहाल राज्य में नजर आ रही है और अपने अपने मुद्दों को लेकर लगातार जन जन तक पहुंचने की कोशिश तमाम बड़े नेता करते हुए नजर आए। और आगे बढ़ते बात होगी डीएम के गवर्नर की शक्तियां कम करेगी, उनकी नियुक्ति में राज्य सरकार का भी दखल होगा। डीएमके के चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा की गई है
मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है। डीएमके गवर्नर की शक्तियां कम करेगी, उनकी नियुक्ति में राज्य सरकार का भी अहम दखल होगा। डीएमके के चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात की घोषणा की गई है। तो देखिए, नेताओं के जो अपने बयान हैं, जो पार्टीज़ के अपने अपने मैनिफेस्टो में हैं, उसमें राज्य के लिहाज से भी नेता अपनी जनता को लुभाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बात अगर डीएमके की जाती है तो डीएमके गवर्नर की ही शक्तियां कम करने का मैनिफेस्टो में वादा करते हुए नजर आ रही है। डीएमके के चुनावी मैनिफेस्टो में राज्यपाल की जो पावर है उसको लेकर जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डीएमके के चुनावी मैनिफेस्टो में जब जिक्र किया जा रहा है राज्यपाल की पावर का, न सिर्फ पावर का बल्कि जब उनको चुना जाएगा तो वो कह रहे हैं कि उसमें भी राज्य की जो सरकार है उसकी अहम भूमिका होगी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपए की मांग रखी गई है। केंद्र पर पैसा रोकने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है, जबकि केंद्र आवंटित धन के उपयोग न होने की बात लगातार कह रहा है। तो इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। केंद्र पर पैसा रोकने का आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन केंद्र आवंटित धन के उपयोग ना होने की बात कर रहा है। तो दोनों के बीच में खींचतान की स्थिति आप फिलहाल इसे कह सकते हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा, पैसे रोक रहा है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि पैसे तो दिए गए हैं लेकिन जो आवंटित धन है उसका उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। इस बीच खबर बिहार से। बिहार में आयकर विभाग की कार्रवाई सामने आई है। आरजेडी विधायक के 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग के द्वारा आईटी डिपार्टमेंट ने आरजेडी विधायक से 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। अधिकतर प्रश्नों के जवाब नहीं दिए गए विधायक के द्वारा। अधिकांश कागजों के नष्ट होने के सबूत भी मिले, यानी कि जो सबूत थे, जो पेपर्स थे, उसको डिस्ट्रॉय किया गया विधायक के द्वारा। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आईटी की टीम पहुंचती है और छापेमारी करती है। कुल मिलाकर 22 ठिकाने, जिसमें दफ्तर हुआ, स्कूल हुआ और ऐसी तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। अधिकांश कागजों के नष्ट होने के सबूत फिलहाल मिले हैं और आरजेडी के विधायक हैं, उनके 22 ठिकानों के ऊपर एक साथ में छापेमारी की गई। बिहार आयकर विभाग की ये कार्रवाई सामने आई। 12 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। हालांकि सवाल जवाब बेनतीजा रहे और ज्यादातर प्रश्नों के जवाब आईटी को नहीं मिल पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भूषण गगरानी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त बने। सौरभ राव ठाणे महानगर पालिका के नए आयुक्त बनाए गए हैं। कैलाश शिंदे नवी मुंबई महानगर पालिका के नए आयुक्त फिलहाल बने। तो ये भूषण गगरानी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त और सौरभ राव ठाकरे की बात करें या कैलाश शिंदे नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त। अब आयुक्तों को लेकर लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में जो है वो आयुक्त बदले जा रहे हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से भी ये खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सौरभ राव ठाणे महानगर पालिका के नए आयुक्त बने और उधर कैलाश शिंदे नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त चुने गए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी नीट और पीजी परीक्षा की, जिसकी तारीख बदल दी गई है। 23 जून को इससे पहले परीक्षा होने वाली थी। पहले 7 जुलाई को होनी थी परीक्षा, लेकिन अब ये जो परीक्षा है वो 23 जून को होगी। परीक्षा की तारीख बदली है, 23 जून को परीक्षा होगी। इससे पहले 7 जुलाई को ये परीक्षा होनी थी। 15 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। तो नीट और पीजी परीक्षा के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। तारीखों में कुछ तब्दीली की गई है। 23 जून को परीक्षा होगी। इससे पहले 7 जुलाई को होने वाली थी ये परीक्षा, लेकिन अब 23 जून को ये परीक्षा होगी। बात नतीजों की जाए तो 15 जुलाई को नीट और पीजी के रिजल्ट पूरे मामले में काउंसलिंग की अगर बात करें तो 5 अगस्त से 15 अक्टूबर तक काउंसलिंग चलेगी और 16 सितंबर से जो नया सेशन है वो शुरू हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। बिहार से बिहार शिक्षक भर्ती 15 तारीख की जो परीक्षा थी वो रद्द हो गई है। नई तिथि की लेकिन फिलहाल अभी घोषणा नहीं हुई है। बीपीएससी ने माना है कि पेपर लीक हुआ और इसी के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 15 तारीख को ये परीक्षा होने वाली थी जिसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब परीक्षा कब होगी इसकी फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। बीपीएससी ने लेकिन ये माना है कि पेपर लीक हुआ है। आपने देखा होगा आए दिन बिहार से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। पेपर के दौरान नकल की खबरें भी सामने आती हैं। हालांकि हर बार कोशिश होती है कि जो पेपर हैं वो बिना नकल के कराए जाएं, पेपर लीक ना हो, लेकिन तब भी इस तरीके की जो घटनाएं वो सामने आती है। जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा ऐसे में एक्टिव हो जाते हैं और अब इसी को देखते हुए 15 तारीख वाली जो परीक्षा उसको रद्द कर दी गई है, लेकिन अब आगे परीक्षा कब होगी फिलहाल इसकी अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है। चुप रहने वाले रैगिंग पीड़ितों को भी अब सजा दी जाएगी। गुजरात सरकार का यह बड़ा निर्णय सामने आया है और रैगिंग देखकर चुप रहने वाले तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि
आई विटनेस बनते हैं लेकिन वो चुप रहते हैं और कुछ कहते नहीं हैं, उनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिस्कस करना, और साथ साथ में इसके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं रैगिंग की वजह से। फिलहाल ये बड़ा निर्णय गुजरात सरकार की तरफ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की कोटा से अगली खबर आपको बताते हैं। कोटा अपहरण मामला, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा इस बाबत हुआ है। छात्रा के अपहरण की कहानी नकली और झूठी निकली। छात्रा दोस्तों के साथ विदेश जाना चाहती थी, ये एसपी की तरफ से जानकारी दी गई। विदेश जाने के लिए 30 लाख रुपए मांगे थे। इंदौर में दोस्त के किचन में ये तस्वीर ली गई है। तो लगातार पलक हम इन तस्वीरों का जिक्र कल हम कर ही रहे थे कि कैसे किस तरीके से अपहरण किया गया है, किस तरह से तस्वीर उसके बाद भेजी गई, घर वालों को पैसे मांगे गए। लेकिन अब ये चौंकाने वाला खुलासा, क्योंकि झूठी कहानी फिलहाल यहाँ पर इस लड़की की तरफ से रची गई थी, और हालांकि अब एसपी की तरफ से खुद खुलासा किया गया है कि उसको विदेश जाना था। अपने दोस्तों के साथ उसने प्लान बनाया, 25 लाख रुपए अपने घर वालों से मांग लिए, और उसके बाद जो तस्वीर जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल भी हो रही थी, आखिरकार वो किचन की निकली। बल्कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा था। उनके पेरेंट्स से बात की गई थी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके द्वारा बात भी की गई थी। देखिए, इस तरह के कई आपने फिल्मों में भी देखे होंगे सीन्स, और इस तरह के कई मामले पहले आते रहे जहां पर माँ बाप से पैसा निकलवाने की एवज में अपना खुद ही एक किडनैप प्लान किया, और यहाँ पर भी कुछ वैसी ही तस्वीर सामने आई। कोटा अपहरण मामले में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए कि जो छात्रा का अपहरण था दैट वाज टोटली फेक, यानी वो पूरा झूठ था। अपने ही दोस्त के किचन से वो ली गई तस्वीर थी, और पैसा क्यों चाहिए था? क्योंकि विदेश यात्रा पर जाना था। आगे बढ़ते बात होगी जोमेटो की। जोमेटो ने जो प्योर वेज अपना फ्लीट है उसका आइडिया, फिलहाल उसको लेकर एक फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि उसको स्थगित किया गया, यानी उसको रोका गया है। लोगों के विरोध के बाद ये फैसला लिया गया। शाकाहारी भोजन डिलीवरी के लिए व्यवस्था थी, लेकिन इसको लेकर जब लोगों का विरोध झेलना पड़ा तो यहाँ पर जोमेटो को प्योर वेज फ्लीट का जो आइडिया था उसको फिलहाल रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। अच्छा पूजा, यहाँ पे ग्रीन कलर के स्कूटर्स का आइडिया जोमेटो लेकर आया था कि टी शर्ट प्लस स्कूटर, यानी कि जो रेड वाले स्कूटर्स और टी शर्ट पहन के जो डिलीवरी बॉय सारी डिलीवरी करते हैं वो केवल नॉन वेजिटेरियन डिलीवरी करेंगे, और वेजिटेरियन जो डिलीवरीज होंगी उनके लिए ग्रीन कपड़े पहनकर और ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन स्कूटर, फिलहाल उसको होल्ड पे रखा गया है। अलग चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे, यूएस ने गुरपरवंत पन्नू की केस में जांच करने को अब कहा है। जल्द जांच करने की बात यहां पर कही है। भारत के जांच दल से जांच जल्द निपटाने का आग्रह किया गया है। यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है भारत से जल्द न्याय की मांग इस पूरे मामले में की गई है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। आईएसएस इंडिया का चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसएस इंडिया का चीफ हारिस फारूकी अपने साथी के संग पे गिरफ्तार किया गया है। असम के धुबरी से गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। बांग्लादेश की सीमा पार करके पहुंचा था भारत, और देश में रच चुके हैं कई सारे आतंकी साजिश। तो ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, बड़ा शिकंजा यहाँ पर कसा गया। आईएसएस इंडिया का चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच पड़ताल अब उससे की जाएगी। महिमा, देखिए, अमर उजाला में आईएस का भारत प्रमुख फारूकी असम से गिरफ्तार। असम पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के भारत प्रमुख हारिस फारूकी सहित 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश से सीमा पार करने के बाद दोनों को धुबरी जिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि एसटीएफ ने आतंकियों को बुधवार सुबह 4:15 बजे धर्मशाला क्षेत्र से पकड़ा था। बाद में उन्हें गुवाहाटी में एसटीएफ कार्यालय लाया गया, और इसके अलावा ये जो फारूकी है ये देहरादून का बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो सहयोगी अनुराग सिंह है उर्फ रेहान पानीपत का, उसने इस्लाम अपना लिया। इसके अलावा उसकी पत्नी जो है बांग्लादेशी बताई जा रही है। दोनों आईएसआईएस से प्रशिक्षित है, और साथ ही देश में कई स्थानों पर आईईडी के माध्यम से भर्ती, आतंकी फंडिंग और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिशों के तहत आईएसआईएस के मकसद को आगे बढ़ाता था। तो ये फिलहाल जानकारी मिली, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आतंकियों के खिलाफ एनआईए दिल्ली, एटीएफ और इसके अलावा ये एटीएस माफ कीजिएगा, और लखनऊ सहित कई जगहों पर केस लंबित थे, और अब फिलहाल इन पर एक्शन लिया गया। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये केस, और केजरीवाल को अब तक भेजे जा चुके हैं 9 समन, और बार बार केजरीवाल की तरफ से बहाना दिया जाता है वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते। ईडी ने आज केजरीवाल को फिलहाल पूछताछ के लिए बुलाया है, और ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी गिरफ्तार करना चाहती है, ये सीएम केजरीवाल की तरफ से फिलहाल कहा गया। कल ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि ईडी के सामने क्यों नहीं पेश होते। सीएम ने कहा कि गिरफ्तारी से संरक्षण मिले तो हाजिर होने के लिए तैयार, यानी कि आशंका जताई जा रही है कि ईडी उनको भी गिरफ्तार कर लेगी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया, इसके अलावा संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। और उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि अगर गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती तो वो जरूर पेश होंगे, यानी कि गिरफ्तारी अगर उनको नहीं होती, ये बात ईडी आश्वस्त करती है, तो जरूर वो पेश होंगे। अब तक उनको 9 बार समन भेजे जा चुके हैं, और 21 मार्च को उनको फिलहाल उनकी पेशी, उनको पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन उससे पहले कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल, उनके जो
वकील है और ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है तो हाजिर होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तैयार। देखिए अरविंद जी पूजा, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी गिरफ्तार करना चाहती है और ईडी ने याचिका का हालांकि विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई थी और यहाँ पर आपको बता लें, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केस में केजरीवाल को ईडी 9 बार समन जारी कर चुकी है। आखिरी समन में उनको 21 मार्च को तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से भी 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की थी और इस सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे थे। पीठ ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि आप देश के नागरिक हैं और समन सिर्फ और सिर्फ नाम का है, आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। तो केजरीवाल की ओर से जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और आशंका है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेगी। अगर गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई है तो वो जरूर पेश होंगे। ईडी का इरादा गिरफ्तारी का। ऐसे मैंने कहा कि याचिका कई मुद्दों को उठाती है, जिसमें कि ये भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के दायरे में आती है और साथ ही केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि एजेंसी का इरादा उनको गिरफ्तार करने का है, जबकि चुनाव सिर पर है। तो बार बार केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव सिर पर है, उससे पहले लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है जानबूझकर और इसीलिए ईडी और सीबीआई पर वो आरोप लगाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारे पर ईडी सीबीआई इस वक्त काम कर रही है। इसी कड़ी में याचिका दायर की थी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट ने बुलाया, सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं और उसी का जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि ईडी ने इस याचिका का विरोध भी किया था और ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को भी चुनौती दी और पीठ ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया है। तो ये ओवरऑल फिलहाल इस वक्त दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। अब देखना ये होगा क्योंकि कल जब कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए थे अरविंद केजरीवाल से तो अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया था। अब आज क्या अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर पिछली 8 बारी की तरह ही अरविंद केजरीवाल आज भी कोई ना कोई बहाना, जैसे कि कभी गिरफ्तारी का बहाना बनाया, कभी बजट का बहाना। अब देखना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, क्या वो पूछताछ के लिए जाएंगे या फिर आज भी अरविंद केजरीवाल टाल मटोल करते हुए भी पूजा नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल अब तक 9 समन हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को अब आज पेश होना होगा। बड़ी बात है कि इससे पहले ईडी कोर्ट पहुंच गया था और कोर्ट में कहा कि बार बार समन किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर भी नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से पिछली बार आपको याद होगा इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को समन हुआ है। अरविंद केजरीवाल अब आज क्या पूछताछ के लिए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर ये गारंटी दी जाती है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो ईडी के समक्ष पेश होंगे। इससे पहले अलग अलग तरीके से आपको याद होगा कभी वो अपना इलाज कराने के लिए चले जाते हैं, कभी वो चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं, कभी वो ईडी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप किस अधिकार के तहत बुला रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार ईडी के ऊपर हमला बोलती हुई नज़र आती है और एक बार फिर से अभी ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की प्लानिंग की जा रही है और देखिए अभी तक हुआ भी यही है। अब आम आदमी पार्टी के जो नेता ईडी के समक्ष पेश हुए हैं वो सलाखों के पीछे हैं, चाहे इसमें नाम मनीष सिसोदिया का हो, चाहे इसके अलावा संजय सिंह का नाम हो। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अखबारों की खबरों की और अखबार में रोहिंग्याओं का जिक्र है। रोहिंग्याओं को भारत में बसने का मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। कोर्ट को यूएनएचसी कार्ड पर स्पष्ट किया अपना स्टैंड और कहा भारत नहीं देता यूएनएचसी कार्ड को मान्यता। तो देखिए रोहिंग्याओं का मामला कोई नया मामला नहीं है। रोहिंग्याओं को लेकर बार बार स्थिति स्पष्ट की गई है सरकार की ओर से और बार बार ये बताया गया कि रोहिंग्याओं का यहाँ पर रहना गैरकानूनी है और अब ऐसे में अपना जो रुख है वो सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्लियर कहा कि रोहिंग्याओं को भारत में बसने का अधिकार नहीं है। महिमा बिल्कुल, अमर उजाला का एक पेज जिसमें बताया गया है पूजा कि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा शरणार्थी के रूप में नहीं किया जा सकता स्वीकार। आपने हेडलाइन ऑलरेडी बता दी, लेकिन एक छोटा सा कॉलम है कि विदेशी अधिनियम के तहत निपटा जाएगा। सरकार ने कहा कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों से विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थियों की स्थिति 1967 से संबंधित प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है, इसलिए रोहिंग्याओं से अपने घरेलू कानून के अनुसार निपटेंगे। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। पीयूसी ना होने पर पेट्रोल पंप पर अब चालान कटेगा।
दिल्ली सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए कैमरे भी लगाए जाएंगे, कैमरे से निगरानी की जाएगी और अगर आपका पीयूसी नहीं है तो पेट्रोल पंप पर ही आपका चालान कट जाएगा, आप बच नहीं पाएंगे। दिल्ली सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय लेते हुए पेट्रोल पंप पर विशेष कैमरे भी लगाए जाने की बात इसमें सामने है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते सुप्रीम कोर्ट की ईडी को खरी और इस बीच किसी को भी अनिश्चित काल के लिए नहीं रख सकते हैं जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट देना माना गलत। कोर्ट ने ईडी से जताई है नाराजगी और जिस तरीके से कोर्ट ने यहां पर खरी सुनाई ईडी को, उनके द्वारा कहा गया कि किसी को भी अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट देना भी यहां पर गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ यहाँ खरी सुनाता हुआ ईडी को नजर आया। और राजस्थान के जयपुर में देखिए, मासूम को उसकी मां ने हमेशा के लिए सुला दिया। बच्चा बार बार रोता था, नींद नहीं होती थी पूरी। नींद पूरी ना होने के चलते गुस्से में बच्चे को मार दिया। पुलिस को बच्चे की मां पर शक हुआ, पूछताछ की। 17 दिन बाद आरोपी महिला ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी की तो उसके बाद अपना जुर्म कबूलते हुए महिला नजर आई। तो देखिए, मासूम को उसकी खुद की मां ने मौत की नींद सुला दिया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक और मां की, और वो है प्रियंका चोपड़ा, जो कि रामलला के दर पर पहुंची और अपनी बेटी को दिलाया भगवान श्री राम का आशीर्वाद। भारत के दौरे पर हैं, भारत में हैं इस वक्त किन्हीं कारणों से प्रियंका चोपड़ा, और ऐसे में प्रियंका राम की नगरी अयोध्या में पहुंची। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा राम की नगरी में पहुंची और भगवान श्री राम के दर्शन भी किए। पति निक जोनस के साथ में उन्होंने रामलला के दर्शन किए। प्रियंका की बेटी और मां भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रही, और ये तस्वीर लगभग हर अखबार के अंदर है, जहां पर प्रियंका अपनी बेटी के साथ में नजर आ रही हैं, अपनी माता और अपने पति निक जोनस के साथ में नजर आ रही हैं। अयोध्या में पहुंची और भगवान श्री राम के दर्शन किए, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया अपने परिवार के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके साथ